अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर अजीज। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ काफी सरगर्म है। आए रोज मीटिंग्स, दौरे और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। अपोजिशन जमातों के एक वफ्द ने गुज़श्ता दिनों सिंध का दौरा भी किया और वहां GDA की क़यादत से मुलाकातें की। GDA की लीडरशिप ने भी अपोजिशन इत्तेहाद का साथ देने की यकीन दहानी कराई। फिर आज इस्लामाबाद में एक कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। पहले तो इस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं दी जा रही थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस हवाले से रात को कहा कि हमने इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस करनी है जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के रहनुमा शामिल होंगे। इसके लिए इस्लामाबाद के एक होटल में हॉल बुक किया। असिस्टेंट कमिश्नर आ गए कि यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। फिर एक और जगह बुक की। पुलिस ने बताया कि यहाँ से क्रिकेट टीम गुजरती है। आज सुबह एक मार्की बुक की। शाम 4 बजे AC पुलिस मजिस्ट्रेट आ गए कि आप कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। लेकिन इन तमाम रुकावटों के बावजूद अपोजिशन इत्तेहाद ने आज कॉन्फ्रेंस कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि आज कानून बन रहे हैं कि आवाज कैसे दबाई जाए। ये मुल्क की बदनसीबी है। अदल पर कैसे बात की जाए। आज आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बात होगी। आज हुकूमत को इतना खौफ है कि आइन पर बात के लिए कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। महमूद अचकजई और दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान की गैर मौजूदगी में हुई। दूसरी तरफ तमाम अपोजिशन जमातों ने ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक का भी ऐलान कर रखा है, लेकिन अभी तक इस इत्तेहाद में मौलाना फजल रहमान बाकायदा शामिल नहीं हुए। तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को राजी करने में कामयाब होगी या नहीं? अपोजिशन इत्तेहाद वाकई कोई ऐसी तहरीक चलाने में कामयाब जिससे हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है, या फिर तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता कॉल की तरह ये भी एक मिस्ड कॉल साबित होगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, आज अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन मौलाना इसमें शामिल नहीं थे। आपने भी कहा कि मौलाना के बगैर इस कॉन्फ्रेंस की हैसियत तांगा कॉन्फ्रेंस की है। क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ क्यों अभी तक मौलाना साहब को ऑन बोर्ड नहीं ले सकी? बड़ा मैं तो समझता हूँ कि कॉन्फ्रेंस का आइडिया भी बड़ा बगैर सोचे समझे किए उन्होंने। अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी करनी थी तो उनको इंतजार करना चाहिए था। और पहली कॉन्फ्रेंस में देखिए 3 ही फोर्सेस हैं पाकिस्तान में जिनके पास 2 ही जमातें हैं जिनके पास एक स्ट्रीट पावर है। एक PTI के पास है और एक JUI के पास है जी। और मकसद ही अपोजिशन अलायंस का तब पूरा होता है जब JUI और PTI इकट्ठे होते हैं। अगर PTI और JUI इकट्ठे नहीं होते तो फिर तो देखिए अपोजिशन अलायंस ना हो सका, फिर तो नाकाम हो गए। मुझे नहीं समझ आती कि क्या जल्दी थी, कि जरूरी था कि इसको आज ही करना और इसके ऊपर मजीद काम की जरूरत थी जो नहीं किया गया और उल्टा नुकसान हुआ है अपोजिशन के कॉज को। ऐसे बिल्कुल बच्चे जो है ऐसे पोजीशन में, तो PTI की पॉलिटिक्स से हैरान हूँ। यूँ लगता है जैसे कि बच्चे हैं जो अपना खेल खेलने के लिए, टीवी पे आने के लिए, अपनी लीडरी के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इमरान खान को आज आप देखिए 560 दिन के करीब हो गए हैं जेल में और इन लोगों का नॉन सीरियसनेस की इंतहा है। सो आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से PTI की पॉलिटिक्स। सर, क्या वजह है? मतलब जिस तरह से कमाल मुर्तजा साहब कह रहे थे कि हमने अपनी रिजर्वेशंस, हमने अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने वो कन्वे कर, अब हम वेट कर रहे हैं कि उधर से वो जवाब आए तो उसके बाद ही फैसला होगा कि हम इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे या नहीं। एक तो वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे और अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? अब तो मुलाकात भी होगी इमरान खान साहब से। मुझे नहीं पता क्या क्यों नहीं, कोई खास तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। जो 4-5 चीजें बात कही है मौलाना ने, बिल्कुल सही बात कही है और उनको मेरा ख्याल है कि PTI को मुस्बत जवाब देना चाहिए था। और इस वक्त PTI के अंदर मुख्तलिफ असल में लोग हैं। कुछ लोग जो हैं वो सिंपल चाह रहे हैं कि ये इमरान खान की पॉलिटिक्स से ज़्यादा उनको अपनी पॉलिटिक्स जो है वो अजीज़ है। इमरान खान के जेल में होने का उनको बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है, माली फ़ायदा भी पहुंच रहा है, पॉलिटिकल फ़ायदा भी पहुंच रहा है। वो तो कीन नहीं है इमरान खान को निकालने में या करने में। दूसरी तरफ जो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर करना ज़रूरी है। वो मौलाना भी कोई NGO नहीं चला रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन का भी इशू है, लोग नहीं हैं जो कि इस गैप को ब्रिज कर सकें। और उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अभी तो PTI के आज की जो कॉन्फ्रेंस है
उससे तो झटका पहुंचा है। सर जो कौन ज्वाइंट नहीं चाह रहा होगा पीटीआई में, क्या जो पैगाम रसा है क्या वो पैगाम नहीं पहुंचा रहे, या पीटीआई में कोई और लोग हैं जो ये चाहते नहीं है कि ये जो तहरीक का भी उन्होंने ऐलान किया है ईद के बाद मिलकर अपोजिशन जमातों के साथ, कि वो कामयाब हो? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, बट कैपेसिटी का तो सीरियस इशू है। अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन चीजों को जोड़ सकें, कर सकें, तो फिर तो नहीं कर पाएंगे ना। अगर वे चाहते हैं कि ना हो करें तो भी उनका पता नहीं है। और मेरे ख्याल में तो इससे काफी जो है एक इमेच्योर किस्म की अप्रोच है। और उसकी वजह से, और जो लोग पीटीआई में निगोशिएट भी करते हैं उनका भी प्रॉब्लम है। फिर दो दो तीन तीन लोग जाके निगोशिएट करते हैं। हमने देखा है वो अपना केपी गवर्नमेंट जो है वो अपना शुरू कर देती है, असद कैसर साहब अपना शुरू कर देते हैं, सलमान राजा वगैरह ये अपना शुरू कर देते हैं। तो इतने अगर मुल्लाओं में तो फिर मुर्गी हराम ही होनी है ना, इस तरीके से चल रहा है। बिल्कुल। आपने भी इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी बनाने का ऐलान किया था, किसी किस्म के कोई राब्ते हुए आपके तहरीक इंसाफ के? कौन से रहनुमा इसमें शामिल होने जा रहे हैं? उसमें बहुत सारे लोगों से राब्ता हुआ है, बहुत सारे लोग जो हैं उनको मैंने राब्ता किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे राब्ता किया है। सिर्फ मैं ये चाह रहा था कि पहले इमरान खान साहब से एक दफ़ा ये जो है वो मैं उनके इल्म में ले आऊँ खुद कि ये मैं करने जा रहा हूँ, और थोड़ा सी उनकी नोट जो है वो भी उसमें शामिल हो, क्योंकि ये तासुर ना जाए कि उनकी जो इमरान खान की इसमें जो राय है वो शामिल नहीं है या वो इसके नहीं चलने से। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो मैं खान साहब को बताना चाह रहा था। आज हमारा था मुकदमा और ख्याल था कि उनसे मुलाकात होगी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और अब ये थोड़ा आगे चला गया है। तो उसकी वजह से इसको थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ मैं, ताकि खान साहब से एक दफ़ा पहले नोट हो जाए। ठीक, लेकिन सर कल रऊफ हसन ने शेर अफजल मरवत के साथ साथ आपके मुतालिक भी कहा कि खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कह दिए कि आप तहरीक इंसाफ में आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप तक खान साहब का ये कोई पैगाम पहुंचा है, ऐसी कोई बात है? खान साहब का मुझे ये पैगाम पहुंचा है, पहले भी पहुंचा था। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं करना। लेकिन देखिए ना, क्रिटिसिज्म जो है वो मैं ना भी करूं तो उससे कोई उनकी जो है वो तो नहीं हो जाती कि उनकी गलतियां ठीक हो जानी है। हमारा क्रिटिसिज्म तो यही है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई जो अपना जो होना चाहिए था पॉलिसी है वो नहीं बना सकी, और अभी भी नहीं बना सकी। तो ठीक है, क्रिटिसिज्म नहीं भी करें तो उससे भी देखिए, सच्ची बात यह है कि इससे कोई इम्प्रूव तो नहीं हो जाती सिचुएशन। सर पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ने तो वैसे तो हर हरबा आजमा लिया है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई भी कर ली, मुज़ाकरात भी कर लिए जो नाकाम हुए, कानूनी जंग अभी तक जारी है, लेकिन वो खान साहब को रिहा कराने में नाकाम ही रहे हैं। तो आप क्या ऐसा डिफरेंट करेंगे जिससे आपको लगता है कि आप खान साहब को रिहा करा लेंगे? मैं तो बड़े अच्छे से आपके साथ प्रोग्रामों में भी बता चुका हूँ, करोड़ दफा ये बात कर चुका था कि अकेले तहरीक चलानी थी तो वो 9 फरवरी को चलानी थी ना, जब सारे लोग घर पे बैठे रहे। अब जब तक देखिए 1 साल हो गया मुझे ये बात कहते हुए कि ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाना चाहिए, ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस के बगैर आप नहीं अकेले जो है ये तहरीक चला सकेंगे, जो ये पार्टी नहीं बना सकी। तो मौजूदा लीडरशिप की तरफ से जो भी इकदाम होने हैं, चीजें होनी है, वो आपके सामने है कि वो उसमें कामयाबी उसको नहीं मिल रही। तो जब नहीं मिल रही तो फिर वो किसी और को आने दें, जो लोग कर सकते हैं उनको करने दें। सर एक और स्ट्रेटेजी भी सामने आई है, पीटीआई के साथ अपोजिशन के वक्त ने कुछ सिंधी नेशनलिस्ट से भी मुलाकातें की हैं, चंद दिन में बलूचिस्तान के दौरे की भी इतलात है। तो आपके ख्याल में पीटीआई की ये हिकमत अमली दुरुस्त है? देखिए, पीटीआई एक नेशनल पार्टी है और उसको किसी सूरत में अपना जो नेशनल कलर है उसको फर्क नहीं आने देना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी पीटीआई बातचीत में, तो जाहिर कोई हर्ज नहीं है, बातचीत तो सबसे ही होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई की प्रोविंशियल पार्टी नहीं है, ना ही हमारा मुतमा नजर जो है वो ये है कि पाकिस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचे। सो दिस इज आई वुड से कि एक बड़ी बुनियादी सतून है तहरीक इंसाफ की सियासत का, और अपनी गुफ्तगू में भी और मीडिया कैंपेन में, बातचीत में इस बुनियादी सतून को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बाकी बातचीत और वो चीजें तो हो सकती हैं। पीटीआई की मीडिया स्ट्रेटजी को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पिछले कुछ दिनों
से एक बार फिर अदारों के खिलाफ महाज खोल दिया गया है। आप भी बात करते हैं तो आपके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती है। लीडरशिप इस हवाले से क्यों बेबस है? लीडरशिप तो है नहीं ना, देखिए ना, पीटीआई का तो हुकूमत ने मिलकर खत्म कर दिया। अब उसके बाद जो बाकी पीछे बचा है वो कोई खास इतना उनकी वो तो है नहीं कि वो कोई उनकी बात को सुने या उनका फुकात तो है नहीं। तो जब खत्म कर दिया तो इमरान खान एंड नाउ पीपल और हर बंदा एक अपनी ही उसमें चल रहा है। ये इमरान खान जाहिर है कि इसका रुख जो है वो बदल सकते हैं, लेकिन इमरान खान तो जेल में है, तो उनकी ना कम्युनिकेशन है, ना उनको इल्म है कि किस किस्म का जो है वो इस वक्त माहौल है, बाहर क्या हो रहा है। तो जाहिर है कि उनकी लिमिटेशन है। तो जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते उस वक्त तक ये मसाइल तो रहेंगे। तो सर, जो ईद के बाद जिस तहरीक का जिक्र हो रहा है और बातें हो रही हैं, आपको वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है? आपको लग रहा है कि इन द लॉन्गर रन कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे ये सब इकट्ठे हो जाएंगे? देखिए, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कैप्चर हो गया है ना पूरा। मीडिया कैप्चर हो चुका है आपके सामने जुडिशरी कैप्चर हो चुकी है, इंतजामिया तो पहले ही फारग हो चुकी थी। तो पाकिस्तान के अंदर एक पूरा इतना बड़ा जो कैप्चर है उसके होते हुए आप कैसे इसको जो है वो डील करेंगे अनलेस कि आप इकट्ठे नहीं होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान में जो सारी अपोजिशन जमातें हैं वो इकट्ठी हों और एक बड़ी तहरीक जो है उसकी बुनियाद वो रखें और आगे चलाएं। अदरवाइज तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं। बट सर, वो तो फिर रिजर्वेशंस, मौलाना साहब के रिजर्वेशंस ख़त्म किए बगैर तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर इस तरह की कोई चीज़ वो चाहते हैं कि अगर उनको रिजल्ट्स मिले। नहीं, बिल्कुल, मौलाना की रिजर्वेशन खत्म किए बगैर तो कोई तहरीक जो है वो चल भी नहीं सकती, और मौलाना की रिजर्वेशन जो है उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और अगर आप मौलाना की रिजर्वेशन को एड्रेस नहीं करते तो जाहिर है कि उसके नतीजे में जो पोजीशन अलाइंस है वो ख्वाब तो फिर पूरा नहीं होगा। इसी तरह से मौलाना को जो पीटीआई की जायज़ बातें हैं वो सुन के एवेल्युएट करके उनको भी अपना स्टांस जो है वो नरम करना होगा और उसके ऊपर आगे बढ़ना होगा। लेकिन ताली दोनों हाथों से ही बचती है। मेरी जो मौलाना से मुलाकातें हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान फ्लेक्सिबल है, वो तरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू है, जो उनकी रिजर्वेशन है, वो पीटीआई को बहरहाल उन पे ध्यान देना चाहिए। और सर, दूसरी बात यह कि उनको अपने अंदरूनी इख्तलाफात भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, इन पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मोबिलाइजेशन हो, प्लानिंग हो, डिसिप्लिन हो, ये सब इफ़ेक्ट होगा अगर ये इसी तरह के इस हसास वक्त में अगर इसी तरह के इख्तलाफात हमें नज़र आएंगे तो। वो बात तो आपकी ठीक है, जाहिर है कि इख्तलाफात होना दुरुस्त नहीं है, बट सच्ची बात है उसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं होता। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खड़े हैं, हमको रेजिमेंट तो नहीं चला रहे ना। हर आदमी का एक अपना व्यू है, उसको सामने रख के ही आगे चलना है। और हतमी फैसला इमरान खान, जब तक इमरान खान के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है और वो एक मौजूद है सारे मामलात में, हालात में, तो इसलिए उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल उसकी में जो इफेक्टिव लीडरशिप है उसका होना जरूरी है। सर, आखिर में क्रिकेट की भी बात कर ले। पूरा मुल्क इस गम में डूबा हुआ है। 29 साल बाद कोई आईसीसी इवेंट पाकिस्तान आया और 4 दिन में ही हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी कारकर्दगी को, और व्हाट डू यू थिंक हु इज रिस्पॉन्सिबल? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एक तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो तहरीक इंसाफ के दौर में वापस आई थी। चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका फैसला भी जो है वो पीटीआई का ही दौर में जो है वो हुआ था। और आई मस्ट से कि इसमें हमें एक तो बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए उस वक्त के जो हमारे यूके के एम्बेसडर थे क्रिश्चियन टर्नर, जिन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया। और आई विश कि अगर पीसीबी में थोड़ी कर्टसी होती तो उनको जो है वो बुलाया जाता और उनको भी ऑनर किया जाता, क्योंकि इंग्लिश टीम को जिन हालात में वो पाकिस्तान लेके आए और इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा शुरू की उस वक्त आसान नहीं था। तो आई थिंक सर, जो अब हालात हैं हमारी क्रिकेट के, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? ऐसे लगता है जैसे हमारी खुशियां रूठ ही गई हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं वो भी शायद हम पाकिस्तानियों के लिए कम पड़ गई हैं। उसमें तो देखिए ना, सीधी बात है, जब आपने एक नवाजने के लिए होते बना दिया है, जो जर्नलिस्ट नहीं होती है, जो करीब हो जाते हैं हुक्मरानों के,
चाहे वो मोहसिन नकवी हो या नजम सेठी हो या और ज़का अशरफ साहब, कोई भी जो हो, उसको जिस तरीके से किया गया। फिर पहले आपको पता है सैफुर रहमान के भाई जो हैं उनको बना दिया गया। फिर जनाब मुशर्रफ आए तो उन्होंने साहब को बना दिया। सो टोटली नॉन प्रोफेशनल एक बड़े तवील अरसे से पीसीबी चल रहा है। एक तो इसको प्रोफेशनल्स के हवाले करना चाहिए। रमीज राजा वॉज प्रोबेबली द ओनली प्रोफेशनल, और उससे पहले ये दो बंदे लगे थे जो थोड़े बहुत जो प्रोफेशनल थे जो पीटीआई के दौर में लगे। उसके अलावा तो क्रिकेट बोर्ड हमेशा नॉन प्रोफेशनल्स के हाथ में रहा है। और दूसरा देखिए, जब तक आप अपनी स्कूल क्रिकेट और स्कूल स्पोर्ट्स और कॉलेज स्पोर्ट्स बहाल नहीं करते, ये तो अभी जुगाड़ लगाते हैं ना। जब तक ये तो जुगाड़ पे चल रहा है पूरा मुल्क, और स्पोर्ट्स भी जुगाड़ पे चल रही है। बिल्कुल। और आपको मेरिट चाहिए कि अपनी स्पोर्ट्स बहाल करें स्कूलों में और कॉलेजों में ताकि आगे चले। और तभी मेरिट की बहाली हो सकती है। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुन रहा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार एयाज अमीर साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एयाज अमीर साहब, आपने आज का अखबार पढ़ा होगा, 60 सफ़ात पर पंजाब हुकूमत की तशहीरी मुहिम शाया हुई, और साथ में कल भी हमने देखा कि सिवाय एक ग्रुप के बाकी तमाम अखबारात में किस तरह से फ्रंट पेज पर इश्तिहार लगे। ये अवाम के टैक्स का पैसा था, अवाम के फलाई मंसूबों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? ये जाती तशहीर के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया? बस देखिए, ये यहाँ पे रवश ही ये है, ज्यादा कुछ बात करें शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। अब लकब जो है, इनको लकब क्या मिला हुआ है? टिकटॉक सीएम, टिकटॉक चीफ मिनिस्टर। अब ज्यादा इस पे बात करें तो नाराज हो जाते हैं, अच्छा उनको नहीं लगता। लेकिन मेरे पास 2-3 अखबारें आती हैं। एक अंग्रेजी अखबार कराची की है, उसने तो ये नहीं किया जी। लेकिन एक और अंग्रेजी अखबार थी, उसमें अंग्रेजी का थद्दा था, और उर्दू अखबार थी, उसमें एक वो था, और फिर कल जो था वो फ्रंट पेज पे वो सारा कुछ आया हुआ था। अब ये पता नहीं किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और ये समझते क्या है कि मतलब इतने लोग बुद्धू हैं, इतने अकल सिर्फ हैं कि वो ये सारा कुछ देख के पता नहीं किस चीज का कायल हो जाएंगे, और इस चीज पे आ जाएंगे कि पता नहीं कौन सी इनकलाब जो है वो पंजाब में आ रहा है। ये बचकाना हरकतें हैं, और पता नहीं ये क्यों करते हैं। और शायद मेरा ख्याल इसकी एक नफ्सियाती वजह है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है। जब आपके पास कोई सब्सटेंस ना हो, आपको अपने वजूद पे शक हो, आपको अपनी लेजिटिमेसी पे शक हो, तो फिर आप ऐसे जो है तमाशे करते रहते हैं, और मेरा ख्याल है उससे कायल कोई नहीं होता। आप अपने आप को कायल कर रहे होते हैं, आप अपने आप को बता रहे होते हैं कि हाय मेरी कारकर्दगी कितनी अच्छी है। मेरे साथ ये खड़ी हैं, वो जो है मरियम औरंगजेब खड़ी हैं या अस्मा बुखारी खड़ी हैं, और मैं यहाँ हाथ हिला रही हूँ, या आईजी साहब मेरे साथ हैं, तो पता नहीं हमने क्या वो कर दिए। अब जो इनके प्रोजेक्ट्स के नाम हैं, सुथरा पंजाब और हरा पंजाब और किसान पंजाब और पता नहीं ट्रक पंजाब, मतलब उससे मैं अब देहात में रहने वाला हूँ, छोटे शहर का रहने वाला हूँ, कौन सी चीज यहाँ पे नजर आती है? कुछ भी नहीं। वो आपको चीज फिर जब ना हो, जब आपको अपने में कमी महसूस हो रही हो, फिर आप ये चीजें करते हैं। Exactly, your actions speak louder than your words. अगर आप वाकई काम कर रहे हैं और फील्ड में, ग्राउंड में ये काम कर रहे हैं, तो आपको ये सारी तशहीर करने की जरूरत भी ना पड़े, आवाम खुद कन्विंस्ड हो। भाई ये क्या जो डोनाल्ड ट्रंप पे ये कोई रोजवार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में कोई सप्लीमेंट्स निकाल रहे हैं? उन्होंने हिला के रख दिया है वॉशिंगटन को, हिला के रख दिया अमेरिका को, हिला के रख दिया दुनिया को। दुनिया कह रही है, दुनिया गवाही दे रही है कि हम हिल के रह गए हैं। यूरोप वाले पैनिक में आ गए हैं, यूक्रेन में वो चेंज आ गई है, रूस में चेंज आ रही। मतलब कोई आप करें तो सही, कोई तशहीरी मुहिम से होता है, और ये पहले भी ऐसे करते रहे हैं। फर्क सिर्फ एक है, पहले जब करते थे तो बहुत सारी चीजें चल जाती थी, जमाना आगे निकल गया है। वो अब पुरानी वो जो कागज का जो मीडिया हुआ करता था,
वो जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, अब तो यहाँ मेन स्ट्रीम वो रह भी नहीं गया, उसका जमाना जा चुका है। अब जो है मीडिया का वो हैयत जो है उसकी शेप बदल गई है, उस पे ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये सप्लीमेंट्स, पता नहीं वो 90s की जो सियासत हुआ करती थी 1988, 90, 92 की, जो नवाज शरीफ साहब भी अपनी सारी जिंदगी करते रहे, बिल्कुल वैसे ही। सर, अपोजिशन इत्तेहाद ने आज इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस करनी थी, हुकूमत की तरफ से इजाजत ही नहीं दी जा रही थी, 4 वेन्यू तब्दील करने पड़े, फिर बिलाखिर कॉन्फ्रेंस हो गई। हुकूमत को क्या डर है, इतना घुटनज़दा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, पर देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत क्यों ऐसे परेशान है, परेशान ना हो तो क्या करे। तो इस वजह से ये सब चीजों की इजाजत दे दी जाए, क्या सब चीजों की नहीं, जो आपका आइन और कानून कहता है कि ये फ्रीडम्स आईने पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान को के शहरियों को मिली हुई हैं, उसके भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। छोटा सा झटका, छोटा सा हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए जलसा होने से पहले दफा 144 जाती है, उससे पहले डीसी साहिबान परमिशन नहीं देते। अब ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो वेन्यूज की आप बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा धमाका आ जाना था? वो कोई जलसा आम तो नहीं कर रहे थे, मतलब कुछ लीडरान थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और बातें वही करनी थी जो वो करते आए, और जब उन्हें मौका मिले वही करते हैं। सर, हर गुजरते दिन के साथ लोगों में मायूसी बढ़ रही है। कल हमने देखा जिस तरह से लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में एक शख्स ने निज़ाम इंसाफ से तंग आकर खुद को आग लगा ली। हम जाती मफाद के लिए तो कवानीन बना लेते हैं, लेकिन इस निज़ाम में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की जरूरत है वो क्यों नहीं लेकर आते? देखिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, वो कौन सी करनी है भाई। आप स्ट्रक्चरल चेंजेस ना लाएं, जो जैसे मामला चल रहे हैं, जो आजादियां आपको नॉर्मल सिटीजन्स को जो कागज पे लिखी हुई हैं, उसकी तो इजाजत दें, या अपने में थोड़ा सा हौसला पैदा करें। ये जो बिल्कुल ही जो सोशल मीडिया पे कंट्रोल, ये जो पीका वाला कानून बनाया है, अखबारात पे, टेलीविजन पे फलाने चेहरे को नहीं आने देना, जिस चेहरे की आपको वो शक्ल अच्छी ना लगे, बात पसंद ना आए, जी, उनको ऑफर कर दिया जाता है। वो जो है सब कुछ ऐसा कंट्रोल पहले कभी नहीं देखा। लेकिन सर, अवामी ताईद की सर जरूरत ही क्या है? आप जिस तरह से उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन मैनेज किया है, अगली दफा भी हो जाएगा, अपनी मर्जी से लोग आ जाएंगे, इसी तरह से निजाम चलता रहेगा, पहले भी चलता रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के अवाम क्या चाहती है, क्या फर्क पड़ता है सर? नहीं, बार बार आप नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें कि फिर पाकिस्तान की तकदीर यही है कि हर 5 साल बाद 8 फरवरी ही होना है, नहीं, ऐसे फिर नहीं चल सकते, ऐसे फिर मुल्क नहीं चल सकते। फिर मुल्कों की हालत वो हो जाती है जो पाकिस्तान की हो गई। ठीक, तो सर आपके फिर ख्याल में तहरीक इंसाफ जो ईद के बाद अप्रैल में तहरीक चलाने का जो कह रही है अपोजिशन जमातों के साथ मिलके, आपको वो तहरीक कामयाब होती हुई नजर आ रही है? देखिए, इतना जबर और इस्तेबदाद के बाद ये यहाँ पे कोई गुरिल्ला जंग तो पाकिस्तान में नहीं हो रही ना, कोई लोग पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ रहे, वो अपना जो पीसफुल राइट्स हैं, पीसफुल एक्टिविटी जो है, जो आइन और कानून के तहत उन्हें इजाजत मिली होती है, उसके तहत जाते हैं। उसके सामने आप फिर पुलिस आ जाए, एफसी आ जाए और आ जाए, आप बात कर रही हैं क्या कहते हैं कि इत्तेमाद और फलाना है, और एक क्रिकेट टीम आती है इस्लामाबाद, और आपने देखा इस्लामाबाद का हशर क्या हो गया था। उससे वो जब टीम पता नहीं बांग्लादेश की थी और एक और आ रही थी, हम भी मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे थे, जी, आपने कॉलम में भी मेंशन किया हुआ था। लंबी लंबी कतारें लग गई। ये आपकी हालत एक टीम आती है तो बट सर, जो अब अपोजिशन इत्तेहाद के वफ्द ने जो हाल ही में सिंध का दौरा किया है और वहां जो कुछ सिंधी नेशनलिस्ट से भी मुलाकातें हुई, फिर अगले चंद दिन में महारंग बलोच से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं, तो आपको नहीं लगता इस तरह तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के मामलात मजीद बंद गली में जा सकते हैं? ये तो बिल्कुल हेड ऑन एक मामलात लेने की है और मजीद मामलात खराब करने वाली बात है। नहीं, कैसे खराब करने वाली बात है? देखिए ना, तरीके इंसाफ के सामने 2 रास्ते हैं, या तो एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़ जाए और उनके घुटने पकड़ ले कि माई बाप
हमें माफ कर दे, या ये है कि जो है पीसफुल अपना राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करे। अब ये जो बात कर रहे हैं कि हमें वसीतर इत्तेहाद होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। जिस किसी की भी सोच है, अपोजिशन अलायंस की सोच है, तो बहुत मुस्बित सोच है। बलोचिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं, आपने नाम लिया मारंग बलोच का, वो क्यों ना इस इत्तेहाद में शामिल। बट इस तरीके इंसाफ और अपोजिशन के इत्तेहाद में मौलाना साहब एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वो इत्तेहाद में रस्मी तौर पर शामिल नहीं हुए। आपको लगता है कि तरीके इंसाफ मौलाना साहब को कन्विंस कर लेगी? देखिए, किसी एक का नाम अपना ले, ब्रॉड पाकिस्तान की तारीख जो है, अयूब खान से लेके अब तक कोई सक्सीड, कोई चीज को कामयाब हुई है तो ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल अलायंसेस ही कामयाब हुए हैं, जिसमें सब शामिल हों, कॉमन एक एजेंडा हो, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हों, जिसपे सबका इत्तेफाक हो और पीसफुली आप करें। और हुकूमतें लेकिन सर मौलाना फजलुर रहमान की इम्पोर्टेंस भी अपनी जगह पर है, जो जिस किस्म की स्ट्रीट पावर है उनके पास, और जिस तरह से हमने देखा पीडीएम के वो सरबराह रहे और किस तरह से उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, नो डाउट कि अगर उनकी शमूलियत हो जाए तो दिस वुड बी अ प्लस। नहीं, ठीक है, उससे कोई मैं इनकार नहीं कर रहा, पर जब तहरीक चलती हैं और वो जोर पकड़ती हैं तो फिर जो लोग दाएं बाएं खड़े भी होते हैं वो भी फिर शामिल हो जाते हैं। एकदम नहीं होता। आप एक कारवान को पहले चलाते तो हैं, फिर उसमें आप देखते हैं कि कौन शामिल हो रहा है, कौन शामिल नहीं हो रहा। वैसे भी मतलब जितने ज्यादा हों इतना अच्छा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान बड़े प्रैग्मेटिक, बड़े प्रैक्टिकल माइंडेड किस्म के सियासतदान हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पे कदम रखना है, कितना आगे जाना है, हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है, फिर जाके वो अपने आप को कमिट करते हैं। बड़े उन्होंने बहुत तहरीक देखी हुई है, बहुत मूवमेंट्स उन्होंने देखी हुई हैं। वो एकदम जज्बाती फैसले नहीं करते। पर ये जो बात है, सिंध में जाना, बलोचों को साथ मिलाने की कोशिश, बाकियों को करना, पीटीएम को करना चाहिए। सीनियर तज्जियाकार एयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, आलमी सतह पर भी काफी खबरें गर्म हैं। शहबाज शरीफ इन दिनों सेंट्रल एशिया के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने अजरबैजान का कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक हुआ और फिर उज्बेकिस्तान के साथ भी तजारती हुजम $2 अरब तक बढ़ाने का फैसला हुआ, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत के लिए काफी खुशाइंद है। दूसरी तरफ यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और रूस एक पेज पर आ गए हैं। सलामती कौंसिल में अमेरिका यूरोप की बजाय रूस का साथ दे रहा है। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मादनियात के हसूल से मुतालिक भी एक मुआहिदा करने पर इत्तफाक कर लिया है। रूसी सदर ने भी कहा है कि वो अमेरिका को रूस के जेर कब्जा यूक्रेन के इलाकों में मौजूद नायाब मादनियात के ज़खायर तक रसाई देने के लिए तैयार है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सफीर बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर एजाज चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, शहबाज शरीफ इन दिनों वस्त एशियाई ममालिक के दौरे पर हैं। आज मुफाहमती यादाश्तों की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि उज्बेकिस्तान को कराची से मुंसलिक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के वस्त एशियाई ममालिक के दौरे की क्या सिग्निफिकेंस है और मुआशी हवाले से ये दौरे कितने इंपॉर्टेंट है? जी, मेरे ख्याल में ये अच्छी काविश है। अभी 2 दिन पहले ये अजरबैजान गए, वहाँ भी ऐलान हुआ कि वो पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। उज़्बेकिस्तान में भी यही सुनने में आया कि तजारत का हुजम $2 बिलियन तक ले जाएंगे। वहाँ तो टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है, हमारे लोग भी जाना चाहते हैं, उनके लोग भी शायद आना चाहेंगे। तो ये मेहनत और कोशिश दोनों मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है, ये होना चाहिए। सिर्फ एक गुजारिश होगी कि लीडरशिप तो ये अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है, लेकिन पूरी स्टेट मशीनरी को फिर काम करना चाहिए कि उन अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जब तक आप उन अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज जाया हो जाएंगी। इसलिए स्टेट मशीनरी को मेरे ख्याल में गेयर अप करने की जरूरत है। जो जैसे कहते हैं ना, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर, यानी सरमायाकारी अगर बाहर से आ रही हो उसको आप एब्जॉर्ब कर सके। तो मैं अभी आज ही फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए थे पेशावर में, मेरे ख्याल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो वो बात कर रहे थे, तो मैं सुना तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जी कब तक टेक्सटाइल्स पे करेंगे इन्हें सारे, आपको
आपको जरा आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल इस किस्म की सोच होनी चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप जरा वुसअत लाएं अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी में, और जो सरमायाकारी आ रही है उसको उस किस्म के सेक्टर में लेके जाएं जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और जो मुल्क सरमायाकारी कर रहा है उसको भी फायदा हो। तो ये मेरी एक साथ एक मुशाहिदा है जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ। ठीक सर, यूएई की वली अहद भी एक रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। पहले शंघाई ताउन तंजीम का होना, फिर एक आला सतह के वफ्द का चीन का दौरा, फिर तुर्क पाकिस्तान सदर का पाकिस्तान आना, अब हमने देखा सेंट्रल एशियन ममालिक के दौरे। आपको लगता है कि अब हमारी सफारतकारी सही डायरेक्शन में है? बिल्कुल है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि मुल्क के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए दूसरे मुल्कों की, और उससे मौके निकलते हैं। और इसके लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि ये एक किस्म का एतराफ़ है इस बात का भी कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है। तो लोगों की ये तवक्कुआत हैं बैनुल अक़वामी बरादरी की कि पाकिस्तान में अब जब सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है तो इसके बाद मुआशी खुशहाली या यूँ समझें कि जो पॉलिसियां हैं हमारी उसमें तसलसल आएगा। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी सरहदी तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, हमारे बॉर्डर्स मजीद वॉलेटाइल हो गए हैं, केपी में दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है। अब भी मुज़ाकरात से ही मामलात हल होंगे या फिर कोई बड़ा काइनेटिक ऑपरेशन हो सकता है? मैं तो काइनेटिक ऑपरेशंस को बिल्कुल एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर देखना चाहता हूँ। सच्ची बात है कि आपको पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मुज़ाकरात से ही सारे मामलात जो है ना वो हल किए जाएं। ठीक है, अफगानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है वो ये समझती है कि वो बंदूक के जोर पर काबुल उन्होंने जीता है, तो शायद वो बंदूक के जोर पर ही अब सारे काम करना चाहते हैं। ये उनकी गलत फहमी है। पहले जब वो इंसर्जेंट्स थे तो उस हुकूमत को वो मुसीबत डाल सकते थे, लेकिन जब वो हुकूमत में आएंगे तो तब उनको अंदाजा होगा कि बातचीत से मामला चलते हैं। और ये जो उन्होंने रविश इख्तियार की है कि टीटीपी के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए जी, ये भी आज पाकिस्तान को तकलीफ दे रही है, लेकिन ये ज्यादा देर चलने की नहीं है क्योंकि तमाम के तमाम नेबर्स जो हैं अफगानिस्तान के वो खफा हो रहे हैं कि भाई आप किस किस्म की रविश इख्तियार किए हुए हैं, आपकी समाजी पॉलिसियां किस किस्म की हैं। तो तालिबान के साथ बहरहाल मेरे ख्याल में जो भी समझ लें आप, बातचीत तो करनी पड़ेगी। सर, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात भी मजीद सर्दमहरी का शिकार हैं। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने बांग्लादेश को धमकी देते हुए कहा है कि उसे ये फैसला करना होगा कि वो भारत के साथ किस किस्म के ताल्लुकात चाहता है। इससे पहले दोनों ममालिक का सरहदी तनाज़े भी रहा, तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप बांग्लादेश और भारत के रिलेशन का? भारत में बदकिस्मती से एक रवैया है बालादस्ती का, और वो जनूबी एशिया में डरा धमका के रखना चाहते हैं अपने हमसायों को। पाकिस्तान के साथ तो वो शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान भी है, उससे पहले भी श्रीलंका पे भी रहे हैं, मालदीव पे भी रहे हैं, नेपाल जो उन पर डिपेंडेंट था उस पर भी रहे हैं। ये रवैया मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, उनको साथ लेकर चलना चाहिए खित्ते का। ये कहते हुए तब भी मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश की तीन तरफ हिंदुस्तान है, नेचुरली उनको ताल्लुकात रखने हैं हिंदुस्तान के साथ, इसमें कोई किसी को मेरे ख्याल में गलतफहमी नहीं है, क्योंकि भारत मजबूर हैं, वो ताल्लुकात तो रखने चाहिए। लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए जान लेना चाहिए कि भाई वो आप बालादस्ती से ना करें, ये काम हेजमनी जो है वो ना आप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, कोई कितना भी दब क्यों ना जाए। आप तीन तरफ से घेरा हुआ है आपने बांग्लादेश को, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो भी धौंस उन पे लगाएं वो लगेगी। तो ये कोई रवैया ठीक नहीं है धमकी देने का और धौंस का। भारत को अगर बड़ा एक मुल्क है, यकीनन बहुत बड़ा मुल्क है, उसका दुनिया में एक बहुत बड़ा मकाम है, उसको उस ग्लोबल प्रोफाइल लेने के लिए अपने खित्ते को साथ लेकर चलना चाहिए। सर, ईरान की भी बात करते जाए। ईरान जौहरी प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म का समझौता करने के मूड में नहीं है। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं कि ईरान जौहरी तनाज़े पर अमेरिका के दबाव और पाबंदियों के आगे नहीं झुकेगा। ईरान ने ऐलान किया कि अमेरिका से मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। अमेरिका क्या रिएक्शन दे सकता है आपकी नज़र में? इसराइल की तो बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ईरान को एक जंग में मुलव्वस किया जाए और अमेरिका भी उस जंग में शरीक हो जाए, लेकिन ना ईरान ये जंग चाहता है और ना अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कोई किसी किस्म की जंग नहीं चाहते हैं। तो इसराइल की ये ख्वाहिश तो शायद पूरी नहीं हो, लेकिन
जिस तरह ईरान पे दबाव वाला बहरहाल सिलसिला चलेगा, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है कि मैक्सिमम दबाव डाला जाए। ईरान एक कमजोर मुल्क नहीं है, ये याद रखिए कि आजकल उसका इसराइल के खिलाफ एक जो एक्सेस बना हुआ था रेजिस्टेंस का, जिसमें हमास भी थी, हिजबुल्लाह भी था, अल असद रजीम भी थी, वो सब कमजोर पड़ गए हैं। इसलिए ईरान की इस वक्त उसके पास इतने ज्यादा उसकी कुव्वत नहीं है कि इसराइल को तंग कर सके। लेकिन बहरहाल ये कशमकश रहेगी, ये चपकलिश रहेगी, ये एक मुश्किल वक्त ईरान पे रहेगा, और उसकी वजह से फिर ये भी हो सकता है कि ईरान भी अपनी ऑप्शंस पे गौर करे। वो वैसे के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चीन के साथ भी बढ़ा रहा है, ब्रिक्स के कंट्रीज के साथ भी बढ़ा रहा है, वो अपना शायद न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ ना कुछ उनके यहाँ सोच समझ चल रही होगी। तो ईरान को इतना दबाना कोई बहुत ज्यादा खित्ते में अमन उनके लिए मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया साबिक सफीर बैनुल-अक़वामी एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।